तो बच्चों आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। चलो, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले हम ले रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड रेज। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं कैथोड रेज क्या होती है और वहां से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई है। तो देखिए, ये एक ग्लास ट्यूब है। इस ग्लास ट्यूब में हमने बहुत लो प्रेशर पे कोई गैस ले रखी है। गैस एट वेरी लो प्रेशर। प्रेशर को लो करने के लिए हमने इसमें क्या लगा रखा है? वैक्यूम पंप लगा रखा है, जो एयर को बाहर खींच लेता है और प्रेशर को कम कर देता है। इस ट्यूब को बोलते हैं अपन डिस्चार्ज ट्यूब। इसमें एक तरफ एक प्लेट लगा रखी है मेटल की, उसको बोलते हैं कैथोड, और दूसरी प्लेट को बोलते हैं एनोड। कैथोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है, देखो, और एनोड वाली प्लेट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है, और इनके बीच में ओनली गैस है, वायर नहीं है। तो तुम अच्छी तरह जानते हो, अगर दोनों के बीच में तार है ही नहीं तो ये सर्किट कंप्लीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इसका मतलब करंट फ्लो होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीच में वायर ही नहीं है तो करंट कैसे फ्लो हो जाएगा? हवा में करंट कैसे चलेगा? लेकिन अगर आप बहुत हाई वोल्टेज लगाते हो, अब देखो हाई वोल्टेज का मतलब क्या? 10⁴ वोल्ट। 10,000 वोल्ट है बेटा। ये जो घरों में लाइट आती है वो लगभग 230 से लेकर 250 तक का वोल्टेज होता है, और उसको जानते हो आपके कितना खतरनाक होता है वो। तो लगभग 200 से 250 वोल्टेज जो होता है अपने घरों में आता है, और यहाँ जो यूज कर रहे हैं वो 10,000 वोल्ट है। तो आप समझ गए होंगे कि ये कितना हाई वोल्टेज है। तो जब बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज करते हैं, लो प्रेशर पे गैस को रखते हैं, तो इस सर्किट में करंट फ्लो हो जाता है। इस सर्किट में करंट फ्लो हो जाता है। तो वो करंट फ्लो कहाँ से आ गया? बिना वायर के ही कैसे कनेक्शन हो गया? तो डेफिनेटली इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो गया होगा। अब इसको ऐसे इमेजिन करें कि ये एक एटम है। एटम में हम जानते हैं कि सेंटर पे न्यूक्लियस होगा, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये नेगेटिव प्लेट जो है वो किसको खींच रही है? इस पॉजिटिव पार्ट को। और ये पॉजिटिव प्लेट किसको खींच रही है? नेगेटिव पार्ट को। मतलब ये एटम को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो हाई वोल्टेज हमने लगाया है वो एटम को क्या कर रहा है? तोड़ने की कोशिश कर रहा है। डाल्टन ने क्या कहा था? एटम इनडिविजिबल है, मतलब टूटता नहीं है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में एटम क्या हो गया? टूट गया। यहीं से डाल्टन थ्योरी खत्म हो गई और लोगों ने नई थ्योरी सोचना स्टार्ट कर दिया। तो बेटा जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्प्लिट होगा, स्प्लिट होते इधर भगेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन भग रहा है इसी को बोलते हैं अपन कैथोड रेज। ऐसे लग रहा है कि कैथोड की तरफ से आ रहा है। तो कुछ इनविजिबल रेज जो कैथोड की तरफ से आती है, उन रेज को अपन बोलते हैं कैथोड रेज। तो बताओ कैथोड रेज किससे बनी हुई है? इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है। मतलब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इन द डिस्चार्ज ट्यूब आर कॉल्ड कैथोड रेज। सिमिलरली जो पॉजिटिव पार्ट है वो इधर भग रहा है, तो जो पॉजिटिव पार्ट इधर भग रहा है तो उसको अपन बोल देते हैं एनोड रेज। तो एनोड की तरफ से आती हुई रेज को बोलते हैं एनोड रेज, और कैथोड की तरफ से जाती हुई रेज को अपन बोल देते हैं कैथोड रेज। क्लियर? सेल का ये जो पिक्चर होता है उसका आइडिया होना चाहिए बेटा। छोटी लाइन जो होती है उसको नेगेटिव बोलते हैं, और बड़ी लाइन को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। तो छोटी लाइन हो गई कैथोड, बड़ी लाइन हो गई एनोड। क्लियर? चलिए, तो देखो यहाँ पे व्हेन वेरी हाई वोल्टेज इज अप्लाइड इन द डिस्चार्ज ट्यूब एट वेरी लो प्रेशर ऑफ गैस, देन सम इनविजिबल रेज, मतलब वो दिखेगी नहीं हमें, comes from cathode to anode. These rays are called cathode rays. उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? कैथोड रेज बोलते हैं। तो जब दिखेगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? तो उनका पता चलाने के लिए यहाँ पे जिंक सल्फाइड ZnS की स्क्रीन लगा देते हैं, जिसपे कोई भी चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो ग्लो बनता है, वो दिखता है फिर कि कुछ ना कुछ यहाँ पे हुआ है। चलो, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अभी इसको समझ लो, नोट्स बाद में अलग से बना लेना तुम लोग। तो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज आर सिमिलर टू द नेगेटिव पार्टिकल। तो जो कैथोड रेज आ रही थी उन रेज पे कौन सा चार्ज है, क्या है, उसका पता लगाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके लोगों ने पता लगाया।
तो इससे पता चला कि कैथोड रेज का बिहेवियर कैसा था, नेगेटिव चार्ज जैसा था। तो इससे ये क्लियर हो गया कि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव पार्टिकल्स, और उन नेगेटिव पार्टिकल्स को थॉमसन ने नेम दिया इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड रेज आर मेड ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल नेम्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहीं से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई कि भाई जो भी चार्ज पार्टिकल निकला उसका नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अगर मैं हाइड्रोजन गैस ले रहा हूँ तो उसके टुकड़े होने से एक H+ बन गया, तो H+ तो दौड़ेगा इधर और इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा इधर। तो ये तो बना दिया कैथोड रेज, ये बना दिया एनोड रेज। वेरी क्लियर। मान लो आपने हीलियम गैस ले ली, तो हीलियम प्लस दौड़ेगा इधर, इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा इधर। तो मुझे बताओ, कोई सी भी गैस ले ले, कैथोड रेज हमेशा क्या बनती है, सेम पार्टिकल्स की बनती है। देखो, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एनोड रेज अलग अलग पार्टिकल्स की बनती है बेटा। तो कौन सी रेज गैस की नेचर पे डिपेंड करेगी, कैथोड रेज या एनोड रेज? कैथोड रेज तो हमेशा इलेक्ट्रॉन, कैथोड रेज तो हमेशा इलेक्ट्रॉन की बनेगी। चलो बच्चों, तो आई थिंक ये वेरी क्लियर हो गया होगा कि एनोड रेज तो हर बार अलग अलग बनेगी अगर अलग अलग गैस लेंगे तो, लेकिन कैथोड रेज तो हर बार सेम ही बनेगी। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन तो सेम ही होता है बेटा, चाहे वो हाइड्रोजन का हो चाहे वो हीलियम का हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस टेकन इन द ट्यूब। यही बात हम बोल रहे थे, while properties of the anode rays depends on the nature of the gas। ये वेरी क्लियर हो गया कि कौन सी रेज गैस पे डिपेंड करेगी और कौन सी नहीं करेगी। नेक्स्ट आते हैं स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज टू मास रेशियो। भाई आपके सामने कोई भी पार्टिकल दे रखा है, इस पार्टिकल का कुछ चार्ज हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। मान लो उसको मैंने ई बोल दिया, इसका मास भी है m, तो इनको डिवाइड नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो किसी भी पार्टिकल के चार्ज और मास को डिवाइड करें, रेशियो का मतलब यही तो है, E/m, तो कुछ वैल्यू निकल के आएगी, से x y z कुछ भी। उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। मतलब यूनिट मास के लिए कितना चार्ज है, या फिर ऐसे बोल दो चार्ज टू मास रेशियो। अब मुझे बताओ, कैथोड रेज के लिए चार्ज टू मास रेशियो लाओगे तो इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है, इस पार्टिकल पे चार्ज मान लो x और इसका मास है m, तो क्या आया x/m। यहाँ पे चार्ज x ही रहेगा या डिफरेंट रहेगा? x ही रहेगा, चार्ज तो सेम ही है, सेम पार्टिकल है तो मास भी सेम ही रहेगा। तो हर बार x/m की वैल्यू सेम आएगी या डिफरेंट आएगी? सेम आएगी, चाहे कोई सी भी गैस ले लें। लेकिन एनोड रेज का देखो बेटा, चार्ज यहाँ +1 है, तो ठीक है, इसको मैंने बोल दिया था x। मास, इसका मास m1 है, ये चार्ज, ये भी चार्ज तो प्लस ही है लेकिन मास अलग है, उसको मैं m2 बोल रहा हूँ। तो अब इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी? डिफरेंट आएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक चार्ज फॉर द एनोड रेज कम्स आउट टू बी सेम, वाइल फॉर, सॉरी, कैथोड रेज के लिए तो सेम आएगा, एनोड रेज के लिए डिफरेंट आएगा। तो E/m ratio of cathode rays not depend on the nature of the gas, while E/m ratio of anode rays depends on the nature of the gas। रीजन, गैस चेंज होने से m चेंज हो जाएगा, पार्टिकल ही चेंज हो जाएगा। जब पार्टिकल ही चेंज हो गया तो E/m रेशियो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। फॉर हाइड्रोजन गैस एनोड रेज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्रोटॉन। ये जो H+ है वो क्या है, ये जो H+ है वो क्या, हाइड्रोजन क्या होता है बेटा, एक प्रोटॉन और उसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन, बस। आपने इस इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, अब क्या बचा, न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन। तो न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन बोल दो चाहे प्रोटॉन बोल दो, एक ही तो बात है, अकेला प्रोटॉन ही तो है वो। तो अगर मैं हाइड्रोजन गैस लेता हूं तो एनोड रेज किसकी बनती है, प्रोटॉन की बनती है, और उसके लिए जो E/m रेशियो आएगा वो मैक्सिमम आएगा फॉर द एनोड रेज। रीजन मैक्सिमम क्यों आएगा, क्योंकि बेटा सबसे लाइटेस्ट कोई भी एनोड रेज अपन लेंगे तो सबसे हल्का तो यही होगा H+ ही। इसके अलावा कोई भी गैस लेंगे तो उसका मास क्या आएगा, ज्यादा आएगा। मास ज्यादा आएगा तो ये E/m क्या हो जाएगा बताओ, घट जाएगा। तो कोई अदर गैस लोगे तो उसके लिए m की वैल्यू ज्यादा आएगी, तो E/m हमेशा क्या आएगा, कम आएगा। तो मैक्सिमम किसके लिए आया, हाइड्रोजन गैस के लिए आया। उसके अलावा कोई भी गैस लोगे तो E/m की वैल्यू डाउन ही आएगी। एनोड रेज की अगर बात करें तो
जैसे क्वेश्चन आ गया फाइंड ऑर्डर ऑफ ई बाई एम फॉर द फॉलोइंग्स। ई बाई एम का ऑर्डर लाना है, जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए लाना है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन उसका मास, प्रोटॉन का चार्ज अपॉन उसका मास, न्यूट्रॉन का चार्ज अपॉन उसका मास, अल्फा पार्टिकल का चार्ज अपॉन उसका मास। तो बताओ सबसे ज्यादा किसके लिए आएगा? देखो चार्ज इस पे सेम है, इस पे सेम है, इस पे चार्ज है ही नहीं, तो सबसे कम तो इसका हो गया 0 डिवाइडेड बाई समथिंग मास, है ना। और मास सबसे कम किसका होगा इन चारों में? इलेक्ट्रॉन का तो तुम अच्छी तरह जानते हो। तो हाईएस्ट वैल्यू किसके लिए आ गई? इलेक्ट्रॉन के लिए आ गई। अब बचा कौन? अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन। तो देखो उसको यहाँ से सॉल्व करेंगे। अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है? 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, 2e प्लस 2 होता है। लास्ट लेक्चर में हमने किया था बेटा अल्फा पार्टिकल होता क्या है? हीलियम का न्यूक्लियस होता है। मतलब 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन को एक जगह बिठा दो, यही अल्फा पार्टिकल है। तो अल्फा पार्टिकल पे मास चार्ज कहाँ से आएगा? 2 प्रोटॉन की वजह से आएगा, 2 टाइम्स ऑफ ई। और मास क्या होगा? चारों का होगा 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। डिवाइड करा तो क्या आ गया? ई अपॉन 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। अब बताओ अल्फा पार्टिकल के लिए आ रहा है ई डिवाइडेड बाई 2 mp, और प्रोटॉन के लिए आ रहा है ई बाई mp। तो बताओ दोनों में से वैल्यू ज्यादा किसकी आएगी? ये तो आधा ही हो गया ना, 2 से डिवाइड हो गया ना। तो प्रोटॉन के लिए वैल्यू ज्यादा आएगी और अल्फा पार्टिकल के लिए वैल्यू कम आएगी। तो ये प्रोटॉन के लिए ज्यादा आ गई, अल्फा के लिए कम आ गई। ये सबसे कम आना था और इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा आना था, क्योंकि मास सबसे कम होता है। चलो उसके बाद हमारे कैथोड रे ट्यूब विथ प्रीफोरेटेड एनोड। प्रीफोरेटेड एनोड का मतलब है एनोड के बीच में देखो ये यहाँ छेद बने हुए हैं, होल, ऐसे कि ये प्लेट है, इस प्लेट में ऐसे होल बना रखे हैं हमने, उसको बोलते हैं प्रीफोरेटेड, जिसमें हमने होल बना रखे हैं चलनी की तरह। और पीछे देखो हमने क्या लगा दिया? केमिकल लगा दिया, जिंक सल्फाइड। ये जो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं दौड़ते हुए, इनको अपन क्या बोलते थे? कैथोड रेज। ये सेट करो दिमाग में। और ये हमें दिखती हैं क्या? नहीं दिखती। तो फिर इनको कैसे देखें भाई, बनी या नहीं बनी? तो इसके लिए बेटा हमने यहाँ पे जिंक सल्फाइड लगा दिया। जैसे आप स्विच ऑन करोगे यहाँ पे ग्लो बनेगा। ग्लो का मतलब जानते हो ना, जैसे तार भिड़ते हैं, लाइट जनरेट होती है, वैसा होगा। तो जैसे स्विच ऑन करोगे तो यहाँ पे ग्लो बनेगा ऐसा। और ग्लो बनने का मतलब हुआ कि कुछ ना कुछ वहां पे कोलिजन हो रहा है पार्टिकल्स का। ऐसे तो नहीं कि अपने आप ही ग्लो बन गया, स्विच ऑन करने के बाद ग्लो बन रहा है। इसका मतलब सम पार्टिकल्स कोलाइड विद द जिंक सल्फाइड, जिसको अपन क्या, ये जिंक सल्फाइड की नेचर क्या होती है देखो, फ्लोरेसेंट। मतलब कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो चार्ज पार्टिकल के कोलिजन के बाद ग्लो बनाते हैं। फोस्फोरेसेंस, ग्लो बनाने के लिए दो स्पेशल वर्ड यूज कर रहे हैं, फ्लोरेसेंट और फोस्फोरेसेंस। चलो जे जे थॉमसन ने, ये तो हो गया इनकी बात, कैथोड रेज क्या होती है, एनोड रेज क्या होती है, दो इनकी खास बात ई बाई एम रेशियो से रिलेटेड। नेक्स्ट, जे जे थॉमसन मेजर्ड द रेशियो ऑफ चार्ज टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए ई बाई एम की वैल्यू किसने कैलकुलेट की? जे जे थॉमसन जी ने। और वो वैल्यू कितनी आई? 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11 कुलाम पर केजी। 11 कुलाम पर केजी, कि 1 किलो मास अगर होगा तो इतना चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स पे। वेरी क्लियर। तो बेटा हमें ई नहीं पता, एम नहीं पता, लेकिन उनका रेशियो पता। फिर बाद में दूसरे साइंटिस्ट आए, आर ए मिलिकन, उन्होंने चार्ज कैलकुलेट किया। तो मुझे बताओ बेटा, ई बाई एम की वैल्यू पता है, मान लो एक्स। उसके बाद आपको किसकी वैल्यू पता चल गई? चार्ज की वैल्यू पता चल गई। तो बताओ क्या यहाँ से तुम एम नहीं फाइंड कर सकते हो? अब एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एम को इधर ले जाओ, एक्स को इधर ले जाओ, ई डिवाइडेड बाय एक्स। ई फाइंड किया मिलिकन जी ने, एक्स फाइंड किया थॉमसन ने, और एम हम लोग फाइंड कर देंगे डिवाइड करके। तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, हाँ एक्सपेरिमेंट का नाम भी आपको याद रखना है। वो एक्सपेरिमेंट क्या है वहां तक अभी जाने की जरूरत नहीं, जब फिजिक्स तुम और पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगी चीजें। तो इस कौन से एक्सपेरिमेंट से पता लगाया था चार्ज? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से उन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो आप लोग याद कर रहे थे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कुलाम, वो वैल्यू कौन से साइंटिस्ट ने किस एक्सपेरिमेंट में फाइंड की? आर ए मिलिकन साइंटिस्ट ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से ये वैल्यू कैलकुलेट की। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात होती है बेटा, कि जब एटम ही नहीं दिखता है तो उसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं उनके लिए कुछ चीज फाइंड करना अपने आप में बहुत
बड़ी बात होती है। नाउ वी आर एबल टू फाइंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हम आराम से मास फाइंड कर सकते हैं। ये देखो E/m की वैल्यू पता है, E की वैल्यू इतनी है, M की वैल्यू लानी है। तो इधर उधर करके इसको कैलकुलेट किया तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg, जो आपको पहले से याद था, वो वैल्यू इस तरह से लोगों ने कैलकुलेट की। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल लें, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज। तो जो हम चार्ज की बात कर रहे थे, पॉजिटिव नेगेटिव, उसकी क्या क्या खास बातें होती है उनको अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा ये। क्वांटाइज्ड का क्या मतलब है? ये जो वर्ड है, देखो हर वर्ड का कोई ना कोई मीनिंग होता है। तो क्वांटाइज का मतलब है कि चार्ज हमारी मर्जी से नहीं होता। जैसे आपने लिख दिया भाई चार्ज आ गया 1.3 कूलम, फिर आपने लिख दिया 1.4.15 कूलम। जैसे मास होता है ना, 1 kg 2 kg 1.5, कुछ भी हो सकता है। लेकिन चार्ज कुछ भी नहीं हो सकता। चार्ज हमारी मर्जी से नहीं आता है। तुम अच्छी तरह जानते हो चार्ज किसकी वजह से आता है। मान लो ये कोई सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर भाग गया, तो बाहर इलेक्ट्रॉन भाग गया तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। एक पॉजिटिव बन गया, उस एक पॉजिटिव को अपन क्या बोलते थे? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये स्मॉलेस्ट चार्ज है। बार बार इसको ये बोलना पड़ता है, इसके लिए इसको बोल दिया हमने कि इसको 1 मान लो भाई पूरे को। अब बताओ दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो चार्ज कितना बनेगा? 3.2 इंटू 10⁻19। जब तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा, या ऐसे सोच लो, इसमें जो पिक्चर बना रखी है, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो इतना चार्ज, दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया तो इतना चार्ज, तीसरा इलेक्ट्रॉन आ गया तो इतना चार्ज। बताओ इनके बीच के चार्ज कहाँ गए? जैसे 1.6 के बाद सीधे वैल्यू क्या आ रही है? 3.2। तो तुमसे कोई पूछे 1.6 के बाद 1.7 नहीं होगा क्या? मैथ्स में तो होता है 1.7। तो क्या 1.7 इंटू 10⁻19 चार्ज आ सकता है किसी पे? नहीं, क्योंकि चार्ज तो इलेक्ट्रॉन से आता है। तो या तो किसी पार्टिकल में एक इलेक्ट्रॉन घुसा, या सीधा ही दो इलेक्ट्रॉन घुसे। तो एक सर्टेन वैल्यू का मल्टीपल ही चलेगा। जैसे इसका डबल हो गया, इसका ट्रिपल हो गया, इसके बीच के वैल्यू दुनिया में होते ही नहीं है। तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है बेटा जिनका जो वैल्यूज होती है वो हम हमारी मर्जी से डिसाइड नहीं करते, वो खुद डिसाइड करता है। एक सर्टेन मिनिमम वैल्यू का मल्टीपल ही होता है। तो इनके बीच के वैल्यू जो होते हैं वो दुनिया में नहीं होते। तो और मास, क्या मास क्वांटाइज्ड है? नहीं, मास के तो सारे वैल्यूज हो सकते हैं, 1 ग्राम 2 ग्राम 1.3 जो भी है। तो चार्ज क्या है? क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड वर्ड का मतलब क्या है? एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन हैव ओनली मल्टीपल इंटीजर ऑफ मिनिमम वैल्यू। एक मिनिमम वैल्यू का मल्टीपल इंटीजर होता है, उसे बोलते हैं क्वांटाइज्ड। तो चार्ज के लिए मिनिमम वैल्यू क्या है? ये है। उसके मल्टीपल ये रहे। तो स्मॉलेस्ट चार्ज को मैं बोल रहा हूँ ई। 1.6 इंटू 10⁻19, जिसको 1 यूनिट बोल देते हैं। 1 यूनिट भैया, ये एक यूनिट है हमारे, जो मेजरमेंट करते थे ना अपन, कि भाई इसको 1 यूनिट ले लो ताकि बार बार लिखने में बोलने में टेंशन ना रहे। लेकिन ये नहीं भूल जाएंगे बेटा कि 1 यूनिट किसको लिया था हमने। तो किसी भी चीज का टोटल चार्ज होगा वो हमेशा इसका मल्टीपल ही तो होगा। कि किसी में 2 इलेक्ट्रॉन आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, ऐसा तो नहीं आधा इलेक्ट्रॉन आ गया। तो नेट चार्ज विल बी मल्टीपल इंटीजर ऑफ ई, ऐसे बोल देंगे अपन। तो मान लो कोई भी प्रॉपर्टी एक्स अगर क्वांटाइज्ड है, तो एक्स के जो नेट वैल्यूज आएंगे वो एन टाइम्स हो जाएंगे। ये है, दिस इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन। तो पहली प्रॉपर्टी सबके दिमाग में आ जानी चाहिए कि क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है और चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। चलो, चार्ज कितने टाइप का हो सकता है? चार्ज कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। जैसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज को हम प्लस दिस, एंड स्मॉलेस्ट नेगेटिव को हमने बोल दिया माइनस। देखो प्लस और माइनस का मतलब ये नहीं है कि ये वैल्यू कम है, नहीं, ये दोनों इक्वल हैं लेकिन अपोजिट हैं। तो प्लस माइनस शो अपोजिट नेचर ऑफ द चार्ज। अगर तुमसे कोई पूछे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में किसका चार्ज कम है, तो बच्चे क्या बोलेंगे? ये कम है मैथमेटिकली। नहीं, दोनों चार्ज इक्वल हैं, बट उनकी नेचर अपोजिट होती है, वो उल्टा काम करते हैं। इसे कहोगे नॉर्थ में जाओ तो ये साउथ में जाएगा फिर। तो उनकी नेचर उल्टी होती है। जैसे किसी बच्चे को बोले कि भाई नॉर्थ में जाना है और वो जा रहा है साउथ में, तो हम बोलेंगे तो उल्टा काम कर रहा है अभी। तो ऐसे इन दोनों की नेचर अपोजिट होती है। थर्ड है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। पहले से तुम जानते हो कि दो पॉजिटिव चार्ज होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। दो नेगेटिव चार्ज हैं तो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं।
तो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर व्हाइल अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये भी सबके दिमाग में पहले से ही होगा, नहीं है तो अब हो जाना चाहिए कि सेम चार्ज होते हैं वो उनमें रिपल्शन होता है और अपोजिट चार्ज होते हैं उनमें अट्रैक्शन होता है। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है और उनके बीच में जो फोर्स काम करता है वो उस लाइन के अलोंग होता है, उनको ज्वाइनिंग करने वाली लाइन के अलोंग फोर्स लगता है, चाहे वो रिपल्सन फोर्स हो चाहे वो अट्रैक्शन फोर्स हो। अब मुझे बताओ जो चार्ज हैं जैसे प्लस प्लस है, अगर यही +2 और +2 होते तो बताओ ऊपर वाले पेयर में ज्यादा रिपल्सन होगा या नीचे वाले पेयर में? डेफिनेटली नीचे वाले में। जितना ज्यादा चार्ज होगा रिपल्सन भी उतना ही ज्यादा होगा। या अपोजिट चार्ज की बात करें, प्लस माइनस, +2 -2, ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन किस में होगा? इसी में होगा। क्यों? अट्रैक्शन किसकी वजह से हो रहा है? चार्ज की वजह से हो रहा है। जितना ज्यादा चार्ज हो जाएगा अट्रैक्शन भी उतना ज्यादा हो जाएगा बेटा। तो उस फोर्स को मेजर करने के लिए कूलम्ब्स लॉ अपन पढ़ते हैं। तो देखो, मान लो एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2 और उनके बीच में डिस्टेंस है R। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो Q1 इंटू Q2, जितना चार्ज होगा उतना ही ज्यादा आएगा। तो ये तो न्यूमरेटर में आ गया। और तुम अच्छी तरह जानते हो बेटा कि दो के बीच में डिस्टेंस मतलब चार्ज को आपने बहुत दूर रख दिया तो ज्यादा फोर्स काम करेगा या उनको पास में रख दिया तो ज्यादा फोर्स काम करेगा? डेफिनेटली पास वाले में ज्यादा काम करेगा। दूर ले जाते आपने इनफाइनाइट डिस्टेंस लेके फोर्स कहाँ से आएगा भाई? तो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब आर बढ़ेगा तो फोर्स घटता है और चार्ज बढ़ने पे फोर्स बढ़ता है, इसलिए चार्ज न्यूमरेटर में आ रहा है और डिस्टेंस डिनोमिनेटर में आ रही है। तो ये एक लॉ है जिसको बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। तो ये फॉर्मूला परमानेंट याद हो जाना चाहिए। दो चार्जेस अगर आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो उनके बीच में फोर्स कितना लगेगा? Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड वाइज अपन बात कर रहे हैं, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं तो फोर्स का साइन भी पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता है। नेगेटिव साइन कब आएगा? जब ये दोनों अपोजिट रहेंगे, मतलब अट्रैक्शन में नेगेटिव साइन आना है, रिपल्सन में पॉजिटिव साइन आना है। इलेक्ट्रिकल फोर्स, अब बेटा सब जानते हैं ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो कुछ कांस्टेंट आ जाता है के। प्रोपोर्शनलिटी को हटा के इक्वल लिखते हैं तो कोई कांस्टेंट लगाते हैं हमेशा के। तो ये हमने के कांस्टेंट लगा दिया और फाइनल फॉर्मूला जो याद करना हो गया के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब देखो एटम में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है मान लो, तो ये दोनों भी तो चार्ज हैं, इन दोनों के बीच में भी तो फोर्स लगना चाहिए। वो फोर्स कैलकुलेट करना है तो यहाँ का चार्ज इंटू यहाँ का चार्ज डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, दैट्स ऑल। कांस्टेंट की वैल्यू याद रख सकते हैं अपन 9 इंटू 10⁻⁹ या फिर 1/4πε0। ये और ये एक ही बात है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हो जाती है। ये जो एप्सिलॉन है ये मीडियम की डिपेंडेंसी को मेजर करता है कि दो चार्ज मान लो, उन दोनों चार्ज के बीच में मान लो आपने पानी रख दिया, पानी भरा हुआ है, एयर है, मीडियम भी तो हो सकता है, बीच में कोई दीवार बना दी आपने, तो उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम के अंदर घुस के दीवार तो बनाने वाले नहीं है अपन बेटा। तो एटम में तो हमारा क्या चलेगा? 1/4πε0 ही चलेगा। मतलब यही वैल्यू हमें ध्यान रखनी है। तो क्या के की वैल्यू चेंज हो सकती है? बिल्कुल चेंज हो सकती है, मीडियम पे डिपेंड करेगी। चलिए, तो ये फॉर्मूला वेरी क्लियर हो जाना चाहिए, दिमाग में फिट कर लेना है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम, दो चार्ज के बीच में कितनी एनर्जी है इनकी पोजीशन की वजह से। जैसे दो चार्ज पार्टिकल यहाँ रखे हुए हैं, वही चार्ज पार्टिकल थोड़े दूर हो जाए तो यहाँ और यहाँ फोर्स अलग अलग होगा, उनकी एनर्जी भी अलग अलग होगी। तो उस चीज को याद करने के लिए देखो, आप लोगों को याद होगा बेटा, वर्क जो होता है वो भी एनर्जी होती है और वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एनर्जी आ जाती है। तो यहाँ पे भी तुम ऐसे याद रखो बेटा, फोर्स को उनके बीच की डिस्टेंस को क्या बोल रहे हैं अपन? आर। आर से मल्टीप्लाई कर दो तो एनर्जी आ जाएगी। तो बताओ फोर्स के फॉर्मूले में क्या था? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर था, उसको आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो आर स्क्वायर का आर कट गया और फॉर्मूला क्या बचा? के Q1 Q2 बाय आर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, फोर्स में तो आता है डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर और एनर्जी में आ रहा है आर। और रीजन मैंने बता दिया, याद रखने की ट्रिक। जो वर्क वाला फॉर्मूला बचपन से तुम जानते हो कि एफ इंटू डिस्टेंस होता है, तो फोर्स वाले फॉर्मूले में से एक आर डिलीट कर दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा सेम। Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो इट्स पोटेंशियल एनर्जी, इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है, ये किसी इंडिविजुअल की नहीं है, दोनों की टोटल, के Q1 Q2 बाय आर। अगर इफ पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी? जब ये दोनों सेम चार्ज होंगे, लाइक चार्ज होंगे, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तभी तो इनका मल्टीप्लाई पॉजिटिव आएगा।
तो अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब लाइक चार्ज है, और लाइक चार्ज है तो वो रिपल्सन शो कर रहे हैं। तो किसी की पोटेंशियल एनर्जी लिखी हुई है +5 जूल, किसी की लिखी हुई है -3 जूल, तो इसका मतलब समझ जाओ बेटा उनके बीच में रिपल्सन है, इसका मतलब समझ जाओ उनके बीच में अट्रैक्शन है। तो अगर नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब है अनलाइक चार्ज है और वो अट्रैक्शन को शो करेंगे। तो साइन को देख के हम अट्रैक्शन और रिपल्सन बता सकते हैं। नेक्स्ट वी मूव ऑन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमेशा ध्यान रखना है मोशन की वजह से होती है। अगर किसी पार्टिकल की मोशन है तो उसकी कौन सी एनर्जी अपन डिफाइन करेंगे, काइनेटिक एनर्जी। मोशन ही नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी 0। इसका फॉर्मूला अभी तो डायरेक्ट याद कर लेना है, ½ mv²। अब देखो v ही 0 हो गया तो प्रोग्राम 0 हो गया काइनेटिक एनर्जी, ½ mv², ये डायरेक्ट याद कर लेना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, किसी भी पार्टिकल का मास m है और वेलोसिटी v है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ½ mv²। ठीक है। अब जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसका चार्ज है q, और इसको हमने यहाँ पे पकड़ रखा है। जैसे ही छोड़ेंगे तो ये वोल्टेज लगा रखा है, ये वोल्टेज इसको क्या करेगा, खींचेगा इधर बेटा। ये खींचेगा तो इसकी कौन सी एनर्जी डेवलप होगी, काइनेटिक एनर्जी। भाई m तो पहले से ही था, वेलोसिटी आपने और दे दी तो काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जाएगी। तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट बाय v वोल्ट। अगर कोई q चार्ज को v वोल्ट से एक्सेलरेट कर रहे हैं तो वो कितनी काइनेटिक एनर्जी बनेगी, q इंटू v। मतलब वोल्टेज ज्यादा लगाओगे तो स्पीड ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। खुद का चार्ज ज्यादा है तो वो भी ज्यादा अट्रैक्शन फील करेगा प्लस के साथ और तेजी से दौड़ेगा। तो सीधा याद रखने वाला फॉर्मूला है, q चार्ज को v वोल्ट से एक्सेलरेट करें तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, q इंटू v रेस्ट से। अगर वो पहले से ही दौड़ता हुआ आ रहा है, मान लो पहले से एनर्जी x थी, फिर आपने एक्सेलरेट कर दिया तो x प्लस क्यू इंटू वी हो जाएगी। रेस्ट के लिए x की वैल्यू 0 आ जाएगी। क्लियर। चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, q इंटू वी। यूनिट्स ये कूलम में हो गया, ये वोल्ट में हो गया, तो ये ऐसा यूनिट जूल में आएगा। ऑलवेज पॉजिटिव, काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव आएगी, उसमें कोई नेगेटिव नेगेटिव का चक्कर ही नहीं है। चलिए, if charged particle is electron and applied potential is 1 volt, इलेक्ट्रॉन पर 1 वोल्ट अगर चार्ज अप्लाई कर रहे हैं तो बताओ उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में लेके आना है तो ई की वैल्यू रखनी पड़ेगी ना आपको। 1.6 इंटू 10⁻⁻19, वी की वैल्यू कितनी थी, 1। तो कितना आंसर आया हमारा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल आया। इसी को बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक यूनिट है, उसको अगर जूल में चेंज करना चाहते हो तो ई की वैल्यू रख दो, जूल में आ जाएगा। तो अगर मान लो आपको दे रखा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बताओ कितना जूल हो गया, 10 टाइम्स ऑफ दिस 1.6 इंटू 10⁻18 जूल। If an alpha particle is accelerated by the 10 volt from the rest, find its kinetic energy। सिंपल सा सवाल है। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू वी। Q क्या होता है इसका 2E, और वोल्टेज कितना है 10, मल्टीप्लाई कर दो, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। जूल में लाना है तो E की वैल्यू रख दो, जूल आ जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं अगर हमें उसके एक्सेलरेशन कितने वोल्ट से कर रहे हैं ये पता हो तो। If distance between the nucleus of sodium and its outermost electron is 10 picometer, then find electrostatic attraction force। फोर्स का फॉर्मूला क्या था, ये देखो, पहले ये न्यूक्लियस हो गया उसको Q1 बोल दिया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया उसको Q2 बोल दिया, बीच में डिस्टेंस आ गई वो 10 हो गई, ये R हो गई। तो Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर फॉर्मूला था हमारा। तो न्यूक्लियस का चार्ज कैसे निकालोगे बेटा, 11 प्रोटॉन होते हैं तो 11 टाइम्स ऑफ E हो गया। E का मतलब 1.6 इंटू 10⁻, वो जो चार्ज होता है। Q2 का तो E ही है, तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये R हुई। 10 इंटू 10⁻⁻12 मीटर क्यों आया, क्योंकि पिकोमीटर कितना होता है, 10⁻12 मीटर होता है, और उसका स्क्वायर क्यों आ गया, फॉर्मूले में ही R स्क्वायर होता है। तो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, K की वैल्यू ये रही 11, 11 रहा, E दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो स्क्वायर हो गया, ये E की वैल्यू रख दी, ये आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ गई, तो इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा। के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हेडिंग डाल लें,
एस्टिमेशन ऑफ क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, ये एक टाइप का एक्सपेरिमेंट है। तो पहले ये समझना है, एस्टिमेशन का मतलब तो फाइंड करना होता है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस का क्या मतलब है, अप्रोच मतलब कहाँ तक जा पाते हैं। तो मुझे बताओ, जैसे यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है और इधर से हमने पॉजिटिव चार्ज को भेजा, ऐसे फेंका इसकी तरफ फेंकेंगे तो ये कहीं ना कहीं से वापस आ जाएगा लौट के, रिपल्सन की वजह से बेटा। तो डिपेंड करेगा ना कितनी ताकत से आपने फेंका। अगर ये बहुत ज्यादा ताकत से फेंक रहे हैं तो और पास में जाएगा, और पास में जाएगा, और आप कम ताकत से फेंक रहे हो तो दूर से ही लौट आएगा। तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, मान लो यहाँ तक आपने फेंका और यहाँ से लौट के वापस आ गया, तो इन दोनों के बीच की क्लोजेस्ट डिस्टेंस यही तो हुई, इससे ज्यादा पास में नहीं जा पाया। इस डिस्टेंस को बोलते हैं क्लोज, मतलब आप किसी से कितना पास में जाके आ सकते हो। मान लो ये दीवार है और आप यहाँ खड़े हो, आपको इस दीवार के पास जाके आना है, आप डर गए और यहीं से वापस आ गए, मान लो ये 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस से आ गए, तो आपकी क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कितनी है, 2 सेंटीमीटर। आप दीवार को टच ही कर दिए तो कितने क्लोज पहुंच गए, 0। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का मतलब समझ गए ना, कि किसी पार्टिकल को हम फेंक रहे हैं तो वो पार्टिकल कितनी दूरी से वापस आ रहा है। तो जैसे ये अल्फा पार्टिकल है, ये भी पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव है, और न्यूक्लियस भी पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव पार्टिकल को पॉजिटिव पार्टिकल की तरफ फेंक रहे तो कहीं ना कहीं से वापस आएगा, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सही बात है। अब इस पार्टिकल की कितनी ताकत से आप फेंक रहे हो, उसके हिसाब से, अगर बताओ इसके ज्यादा ताकत से फेंक रहे हैं तो ये और क्लोज जाएगा या दूर रहेगा, और क्लोज जाएगा। उस केस में ये जो आर है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस, ये कम हो जाएगी। और आपने बिल्कुल थोड़ी सी एनर्जी से फेंका और यहीं से लौट गया, तो ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगी इस केस में। तो अब देखो इसमें, एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम इन्फिनिटी विथ वेलोसिटी v नॉट टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एटॉमिक नंबर z। ये इसकी पिक्चर हो गई, अल्फा पार्टिकल हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये एक चार्ज हो गया, ये दूसरा चार्ज हो गया, इसको मैं बोल रहा हूँ Q1। अल्फा पार्टिकल का चार्ज आप अच्छी तरह जानते हो, न्यूक्लियस का चार्ज भी तुम अच्छी तरह जानते हो, जितने प्रोटॉन होते हैं उनका ई टाइम्स कर देंगे, क्योंकि एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, ई होता है, और उसमें कितने प्रोटॉन है, जेड। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, जेड इंटू ई। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो अल्फा पार्टिकल हो गया, चार्ज हो गया, मास 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन होता है, वेलोसिटी वी अल्फा को वी नॉट बोल दिया। यहाँ आया तो जैसे बेटा यहाँ से वापस लौटेगा तो यहाँ स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। तुम जानते हो ना, जैसे अपन बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो ग्रेविटी में, फ्री फॉल वगैरह में देखा था हमने, नीचे से किसी पार्टिकल को ऊपर फेंकते हैं तो जब वापस लौटता है तभी तो लौटेगा जब 0 होगी। तो यहाँ पे ये दौड़ता 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 है, रिपल्सन की वजह से कम होते 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 यहाँ 0 हुआ, फिर वापस भागेगा रिपल्सन की वजह से। तो इस पॉइंट पे अल्फा पार्टिकल की स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। तो इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। स्पीड 0 होती है फॉर्मूले से। तो ये आर हमें फाइंड करनी है। तो अभी देखो बेटा कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला क्या है, पोजीशन फर्स्ट के लिए लगाएं, ये पोजीशन फर्स्ट, ये पोजीशन सेकंड। फर्स्ट पोजीशन के लिए अगर अपन फॉर्मूला लगाएं तो क्या निकल के आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 बाय आर। अब बताओ इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो नीचे जब इनफाइनाइट रखोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो जब ये दोनों यहाँ पर हैं, मतलब अल्फा पार्टिकल फर्स्ट पोजीशन पे हैं, तो उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0। और उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम एल्फा वी एल्फा स्क्वायर। इस अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी इस टाइम पे, हाफ एम एल्फा वी एल्फा स्क्वायर। अब ये दौड़ते 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 यहाँ आ गया सेकंड पोजीशन पर, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वही लगाओ, के Q1 Q2 बाय आर। इस समय जो आर है वो कितनी है, कैपिटल आर है, ये वाली डिस्टेंस। जब ये पार्टिकल यहाँ आ गया तो अब इसके लिए तुम ये एनर्जी फाइंड करो। तो बेटा इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ गया, 2kZe² बाय आर आ गया। और काइनेटिक एनर्जी वी अल्फा 0 है, इसलिए 0 हो गई। अब एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, फर्स्ट पोजीशन के लिए टोटल एनर्जी और सेकंड पोजीशन के लिए टोटल एनर्जी लिख दो और बराबर कर दो, यही होता है एनर्जी कंजर्वेशन। हर पोजीशन पे टोटल एनर्जी सेम होती है, ये रूल है, ये दिमाग में सेट करो। तो यहाँ के लिए टोटल निकाल लो, यहाँ के लिए टोटल निकाल लो और बराबर कर दो। तो फर्स्ट के लिए टोटल एनर्जी का मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी।
सेकंड के लिए पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी जो हमने फाइंड की थी बेटा। तो फर्स्ट के लिए पोटेंशियल क्या थी, 0। पिछले वाली चीजें ध्यान रखा करो या उठा उठा के ला रहे हैं। और काइनेटिक एनर्जी इतनी आई थी। दूसरी पोजीशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी इतनी आई थी, काइनेटिक एनर्जी 0 आई थी। दोनों बराबर हैं। इसको सॉल्व करके कैपिटल आर नहीं ला सकते क्या? बिल्कुल ला सकते हैं बेटा। आर को इधर ले जाओ, इन दोनों को इधर ले जाओ। तो ये 2 ऊपर जाके 4 बन गया। 4 के जेड स्क्वायर अपॉन एम एल्फा वी एल्फा स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया हमारा। यहाँ से हम आर कैलकुलेट कर सकते हैं और इसको अपन क्या बोल देते हैं, अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब अगर हम हाईएस्ट एनर्जी से भेज रहे हैं तो जहां से ये लौट के आएगा उसी को अपन बोल देंगे न्यूक्लियस की साइज। मतलब इस एक्सपेरिमेंट से हम न्यूक्लियस की साइज का अंदाज लगा सकते हैं। नो डाउट ये एग्जैक्ट साइज नहीं होगी क्योंकि कहीं से दूर से आएगा, तो डेफिनेटली ये साइज जो होगी वो एग्जैक्ट तो नहीं होगी, लेकिन अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं। और अगर आप इस पार्टिकल को एनर्जी कम देके भेजोगे और यहीं से लौट गया तो ये बोलेगा न्यूक्लियस इतना बड़ा है। तो एरर कम करना है तो इसकी एनर्जी ज्यादा से ज्यादा रखेंगे, हाईएस्ट एनर्जी के साथ भेजेंगे तो वो और क्लोज जाके आएगा। तो कोई भी पार्टिकल न्यूक्लियस के कितना क्लोज जाके आ रहा है ये न्यूक्लियस की साइज पे भी तो डिपेंड करेगा। अगर न्यूक्लियस बड़ा है तो वो दूर से ही उसको भेजेगा। तो क्लोजेस्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ अप्रोच से हम न्यूक्लियस की साइज का अंदाज लगा सकते हैं एट 2 डिफरेंट वेलोसिटी। अगर 2 अलग अलग वेलोसिटी रखेंगे तो अलग अलग आ आएगा कि नहीं आएगा? शुरू से फेंक रहे हैं, मान लो इसके पास आप 10 की स्पीड से फेंक रहे हो, एक बार आप 20 की स्पीड से फेंक रहे हो, तो ज्यादा पास में कौन जाके आएगा? 20 वाला जाके आएगा। तो इसी को मैं बोल रहा हूँ R1 और R2। तो उस केस में R1/R2 करें तो इसको V1 लिख दो, V2 लिख दो, दोनों फॉर्मूलों को अप्लाई कर दो, R1 के लिए भी लगा दो, R2 के लिए भी लगा दो। तो हमें क्या मिलेगा? V2/V1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आप साइज और वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एटम। पूरे एटम के वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में ये बहुत ही छोटा होता है। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हो, अगर 1 किलोमीटर के एटम के अंदर आप बैठे हुए हो तो बेटा न्यूक्लियस है 1 सेंटीमीटर। किलोमीटर का अंदाज लगाओ और सेंटीमीटर का अंदाज तुम्हें है आराम से। तो एटम के रेस्पेक्ट में बहुत ही छोटा होता है न्यूक्लियस। और ये जो मोस्ट ऑफ द स्पेस जो वेकेंट हमने बोला था, जैसे एक क्वेश्चन अगर फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस, इट मींस न्यूक्लियस का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एटम का वॉल्यूम। न्यूक्लियस की साइज ऑलमोस्ट कितनी है? 10⁻⁻15 मीटर। एटम की साइज कितनी है? 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ से इसका वॉल्यूम निकाल लो बेटा, यहाँ से इसका वॉल्यूम निकाल लो और वॉल्यूम को डिवाइड कर दो। रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ द। हाँ, अब देखो किसी न्यूक्लियस के अंदर कौन होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। बताओ ये जितने ज्यादा होंगे तो ये न्यूक्लियस बड़ा होता जाएगा नहीं होता जाएगा? बिल्कुल होता जाएगा। भाई न्यूक्लियस क्या है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन ही तो है। तो जितने ज्यादा प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे ये न्यूक्लियस क्या होता जाएगा? बड़ा होता जाएगा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूक्लियॉन्स का क्यूब रूट होता है। 1/3 कर दो। अब इसमें ए बढ़ेगा तो आर बढ़ता जाएगा। तो क्या याद रख सकते हैं? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन इट। तो ये फॉर्मूला हम याद रख सकते हैं कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए और उसकी पावर 1/3। कांस्टेंट आ जाएगा, उसको आर नोट बोल रहे हैं। आर नोट की वैल्यू लमसम 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर की होती है। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि न्यूक्लियस में कितने न्यूक्लियॉन हैं तो मैं एक अप्रोक्सीमेट रेडियस यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ। चलिए तो बच्चों आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। यहाँ तक बढ़िया से रिवीजन कर लेना है। ओके, गुड बाय।